धूप उठा ले लंबा सफर है काम देगी, छांव भी रख ले थकने लगेगा तो आराम देगी। मैं आदरणीय माननीय मंत्री जी श्री सत्येंद्र जैन जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि अपने उद्गार व्यक्त करें और अपने अनुभव साझा करें। मंच पर उपस्थित दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे तो घर के बड़े हैं श्री रामनिवास गोयल जी, विधानसभा में मेरे साथी नरेश यादव जी, हमारे अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आशीष गोयल, डॉक्टर सुनील कुमारी, मीनू वाजपेयी जी, विधानसभा के सेक्रेटरी साहब और सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स। आज विधानसभा के अंदर ये शायद 5वां या 6ठा सम्मान समारोह है जो अध्यक्ष जी ने शुरुआत की थी। और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जीवन बचाने के लिए अपना जीवन लगाया, उनका सम्मान करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। मुझे अभी भी ध्यान है जो लास्ट समारोह हुआ था तो उसके बाद प्रोग्राम नहीं था कि 2 हफ्ते बाद फिर से रखेंगे, फिर 2 हफ्ते बाद रखेंगे। उसके बाद अचानक फिर से एकदम से बड़ी अचानक वेव आई थी और ये लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने हो गए। उसके बाद से प्रोग्राम अब हो रहा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में इस जगह पर बैठे हुए किसी भी इंसान को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी ने अपने जीवन में देखा नहीं था। 100 साल पहले आई थी, 1918 में आई थी, स्पेनिश फ्लू कहते थे इसको, और 2019-20 में आई, लगभग 100 साल के बाद आई। तो ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, कैसे फैलेगा, सब अटकलें थी, सब अंदाजे थे। परंतु ये तो मानना पड़ेगा 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ये कह सकते हैं कि बड़ा ख़तरनाक वायरस है, बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत सारे लोग जो इस बारी वेव आई थी जिसको सेकेंड वेव भी कहते हैं, पूरे देश में सेकेंड वेव थी, दिल्ली में तो चौथी वेव थी। इसमें बहुत सारे लोग हमारे जो साथ थे वो छोड़ के चले गए। इतनी भयंकर वेव आई थी कि जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल था। किसी ने इसके बारे में वार्निंग नहीं दी थी, किसी ने ये नहीं कहा था कि इतनी बड़ी वेव आ सकती है। अब सब कह रहे हैं 3rd वेव आएगी और इतनी बड़ी आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पहले किसी ने बताया नहीं था इसलिए आ गई थी, अब सब बता रहे हैं तो शायद ना आए। तो मैं तो आशा करूँगा कि ना ही आए, कि ना आए तो अच्छी बात है। अभी तक देखो दिल्ली में पिछले लगभग महीना हो गया है, 100 से नीचे केस आ रहे हैं डेली। कभी 50, कभी 40, कभी 70, कभी 50, इस तरह से केसेस आ रहे हैं जो एक टाइम पर ऐसे थे कि 20-20 हज़ार आ रहे थे। एक दिन में 25,000 भी केस थे। तो पूरे महीने में जितने केस हैं उससे कहीं ज़्यादा एक दिन में आते थे। अब जो डेथ हैं, डेली डेथ भी नहीं हो रही, 3-3 दिन तक कोई डेथ नहीं है। मुझे लगता है महीने भर में जितनी डेथ हुई उससे तो कई गुना ज़्यादा एक दिन में होती थी पहले दिल्ली में। तो आज हम मान सकते हैं कि दिल्ली की सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। परंतु पिछली बारी की वेव को देखो, आप ध्यान करना, जब सबको लगा था बिल्कुल ठीक है, कुछ हो नहीं सकता, उसके बाद अचानक आई थी। सब लोगों ने क्या किया, चलो जी घूमने चलते हैं, सब दिल्ली से बाहर चले गए घूमने के लिए। वापस आए तो कोरोना, पार्टियाँ, शादियाँ, सारी रात। मेरे को कई एग्जाम्पल याद हैं, बता रहे हैं कि 80 लोग एक जगह एक पार्टी में थे, वापस आए तो अगले हफ्ते लगभग सारे कोरोना हो गया, सबको कोरोना हो गया। तो इतना ज़्यादा फैला था, इतनी ज़्यादा फैला था, मुझे लगता है अब हमें ये तो पता है कि इसका इलाज तो बहुत मुश्किल है, पर बचाव किया जा सकता है। और बचाव के जो सिद्धांत हैं वो बहुत सिंपल से हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचें, और जब भी घर से बाहर निकलें, अगर कोई भी आदमी आपके 2 मीटर के पास है तो मास्क ज़रूर लगा लें। इतना अगर दोनों ने मास्क लगा रखा है तो मुझे लगता है कि 90-95% तक बचने के चांस है। तो इतने परसेंट चांस, तो अगर इतनी आसान सी चीज़ है तो लगा लो। कई लोग कहते हैं हमने तो वैक्सीन लगवा ली, हमें ज़रूरत नहीं लगवाने की। आप भी लगा लेना, नुकसान तो कुछ नहीं है ना भाई। आपने वैक्सीन लगवा ली, उसके बावजूद भी मास्क लगाएंगे, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो मास्क लगा लीजिएगा। वैसे भी दूसरा ये है कि चेहरा भी बचा रहेगा, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत कम पड़ेगी,
तो आजकल मास्क लगाने में कोई बुराई नहीं है। एक चीज़ और भी समझ में आई कि जो कोरोना का इलाज हुआ, सभी लोगों ने बहुत मेहनत भी की। डॉक्टरों से क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं, पर मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बहुत सारे डॉक्टरों से बात कर रहा था जो अलग अलग फील्ड में थे, कोरोना का जो इलाज कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा था, उनको देख रहा था कि क्या हो रहा है, उनसे डिस्कस कर रहा था मैं। कुछ चीज़ें दिमाग में आई कि जिनका कोरोना अगर आपको हो गया है या आपको लगता है कि शक है कि हो सकता है हो या ना हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने में नुकसान बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरों ने बताया, आप भी सारे डॉक्टर हैं, कोई गलत मैं बोल दूँ तो बता देना, ये गलतियाँ ठीक कर लूँगा। 3 चीज़ें स्टार्टिंग में है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रेशन और तीसरा न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए भाई, जब लगे शक हो जाए ना कि भाई कोरोना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो कम से कम दिन में 4-5 बारी लंबी गहरी सांस 5 मिनट लो, प्राणायाम कर लो या लंबी गहरी सांस ले लो, जो ठीक लगे। थोड़ी सी ऑक्सीजन बढ़ा लोगे तो अच्छा ही रहेगा। दूसरा हाइड्रेशन, इसकी बहुत दिक्कत है। लोग सब कुछ करते हैं पर हाइड्रेशन का ध्यान नहीं कर रहे। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पानी की कमी शरीर में हो गई, पानी का मतलब खाली पानी नहीं है, आपका सोडियम लेवल है, पोटेशियम लेवल है, मिनरल जो बैलेंस है, अगर वो थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आपके जो शरीर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हाइड्रेशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अब लोग कहेंगे कैसे रखें? पानी पियो, नींबू पानी, नींबू नमक और पानी, थोड़ा नमक डालिए, उसमें सोडियम होगा, नींबू के अंदर पोटेशियम होगा, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। शिकंजी और मौसमी का जूस, उसमें नमक डाल के ले लीजिएगा, नारियल पानी ले लीजिएगा। इस तरह की चीज़ें खूब सारी लेते रहना। होता है क्या, जब फीवर चढ़ता है एक ही रात के अंदर 1 लीटर 1.5 लीटर पानी निकल जाता है पसीने से, और उसको पता भी नहीं लगता। कहते रात को तो ठीक सोए थे, सुबह हालत ख़राब हो गई। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का ध्यान रखें। और ये सब चीज़ें आप ही ने बता रखी है मुझे, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ भाई। इसमें से कई सारे बता सकते हैं जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, परंतु उनको यहाँ बोलने का मौका नहीं मिल रहा, उनकी तरफ से मैं बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। तो हाइड्रेशन का ध्यान अपने पेशेंट का भी रखिए, अपना भी रखिए, परिवार का भी रखना। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड इज़ क्या था? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में कन्फ्यूजन है। देखो हमारे लिए न्यूट्रिशन क्या है ज़रूरी, जो चीज़ें मतलब हमारे स्टोर, बॉडी के अंदर फैट स्टोर है जो कि एनर्जी का भंडार है। आपको एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं जितनी कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। मतलब जो एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएं जिसके अंदर ज़्यादा ग्लूकोज हो। मतलब दूसरे सिंपल तरीके से बता देता हूँ, जब खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ता है तो ये सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं मेरी ग्लूकोज बिल्कुल ठीक रहती है, शुगर लेवल बिल्कुल ठीक रहता है, टेस्ट कराओ बिल्कुल सही आएगा। परंतु उनके मॉर्निंग में अगर फास्टिंग लेवल पर आप सीरम इंसुलिन चेक कराएंगे, अगर आप ब्लड में इंसुलिन चेक कराएंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आपका ब्लड में या तो शुगर लेवल बढ़ जाए या इंसुलिन लेवल बढ़ जाए, दोनों चीज़ें बड़ी खतरनाक है। और क्या होता है इस बीमारी के अंदर, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, स्टेरॉइड से भी बढ़ती है। तो अब क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके खाओ, एक तो इकट्ठा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओ ज़्यादा। जैसे कि अब एक डॉक्टर साहब ने बताया मुझे, अगर कोरोना हो जाए तो वैसे कहते हैं ना एन एप्पल ए डे, क्या कहते हैं, 1 एप्पल रोज़ खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बोले अगर कोरोना हो जाए तो 3 खाने चाहिए, एक सुबह ब्रेकफास्ट में, एक लंच में, एक डिनर में। तो मैंने पूछा भाई क्यों खाने चाहिए, 3 का क्या लॉजिक है? कहते 1 खाना चाहिए जो स्वस्थ है, उसको स्वस्थ रहने के लिए खाना चाहिए। 3 खाने जो बीमार है, स्वस्थ हो जाएगा। मैंने पूछा ऐसी क्या चीज़ है एप्पल के अंदर जो आपने कहा कि भाई खा लो? कहते उसमें 2 चीज़, कि अगर ब्रेकफास्ट से पहले एप्पल खा लोगे तो कम से कम ख़राब चीज़ें कम खाओगे। दूसरी चीज़, उसके अंदर फाइबर है, सारे न्यूट्रिशन है और पैक्टीन होता है।
आपका पेट का सिस्टम ठीक कर देगा, सारे सिस्टम ठीक कर देगा। तो 3 एप्पल रोज़ खा लो। इसी तरह से जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, मतलब मुझे लगता है उस टाइम पे रोटी पे ध्यान कम देना चाहिए, वो चीज़ें कम खानी चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो। सिंपल सी बात है, जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा बहुत तेज़ी से पचेगी, शरीर में शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन लेवल बढ़ाएगा। तो ऐसी चीज़ें खाइएगा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जैसे एप्पल है, उसका बहुत कम है, 25-30 होगा। गेहूं का, रोटी का 70 होता है, 75 होता है, चावल का 75 होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ही ने बताई है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने ज्ञान दे रखा है सबने। तो अगर न्यूट्रिशन का हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी चीज़ें खाएं जो कि हमारे लिए न्यूट्रिशियस तो हो, पर ज़्यादा उससे तेज़ी से शुगर ना बनती हो, तो वो फ़ायदेमंद है इसके मैनेजमेंट के लिए। होता क्या है कि जब ज़्यादा हैवी चीज़ खाते हैं ना, तो उसको सेल लेवल पर जाने के बाद उसको बर्न करने में भी ऑक्सीजन लगती है। अननेसेसरी ऑक्सीजन का डिमांड क्यों बढ़ा रहे हैं? बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इन तीनों चीज़ों के अलावा एक चीज़ और है, वो है स्टेट ऑफ माइंड। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को कहते हैं कि कोरोना हो भी गया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और कई हाइपर हो जाते हैं। बिल्कुल जरा सा पता लग जाए कि कोरोना होने भी वाला है या हो भी गया, शक भी होता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये इस तरीके से है कि किसी के घर में दीवार पे छिपकली दिख जाए तो कोई तो आराम से सोफे पे बैठा रहता है और कोई छलांगे लगा के बाहर भाग जाता है। रिएक्शन है बॉडी का। तो अगर हम हाइपर रिएक्टिव होंगे तो दिक्कत तो करेगा, डॉक्टर के लिए मुश्किल पैदा करेगा, डॉक्टर के लिए इलाज करना मुश्किल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपस में जो भी है ठीक है, उसका इलाज डॉक्टर कर लेंगे, पर बहुत ज़्यादा एक्साइट अपने आप को नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कि भाई समस्या ठीक हो जाएगी, फेथ रखना चाहिए। कई सारे पेशेंट्स को मैंने समझाया कि भाई तुम्हें डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उसमें फेथ रखो। जिन्होंने फेथ रखा वो जल्दी ठीक हुए। जिनको ज़्यादा वो रहा कि अभी वो रहते ना, एग्जाइटी रहती बहुत ज़्यादा, उनको ठीक होने में बहुत समय लगा, कई ठीक भी नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है एक इशू ये भी है कि बहुत ज़्यादा हमारे को थोड़ा काम रहने की आवश्यकता है। जितना काम रहेंगे उतना बेटर रहेगा। तो मैं तो ये कहूँगा अगली वेव अगर ना आए तो अच्छी है, आए तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा। दिल्ली सरकार ने काफ़ी बड़े स्केल पर तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को इसलिए पता होगा, आपके हॉस्पिटल में तैयारी चल रही है। जितने बेड पिछली बारी थे, इस बारी उससे ज़्यादा बेड्स हमने यूज़ करने हैं। पिछली बारी जैसे सुमन कुमारी जी ने बताया 130 इनके पास आईसीयू बेड थे, तो हम चाहेंगे इस बार सारे आईसीयू बन जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी भी बेड को आप आईसीयू में कन्वर्ट कर सके, उसके लिए आईसीयू में शिफ्ट ना करना पड़े। जहाँ पर भी पेशेंट है उसको वहीं पर आईसीयू मान के वहीं पर इलाज कर दिया जाए। डॉक्टर आशीष गोयल भी बैठे हैं, इनके पास 600 बेड हैं अब, तो इनके 600 के 600 बेड ही हम आईसीयू बनाएंगे। पिछली बारी भी इनके पास 150-200 बेड थे आईसीयू के, इस बारी हम 600 से ज़्यादा पूरे 600 बेड हम आईसीयू में कन्वर्ट करेंगे। दरअसल क्या है कि आईसीयू से नीचे आदमी को लगता है मेरे को आईसीयू की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ जाऊँगा, और जब ज़रूरत पड़ती है तो शिफ्टिंग नहीं हो सकती, आसानी नहीं होती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आईसीयू बेड्स की तैयारी कर रहे हैं। इस बारी हम 37,000 बेड्स तैयार कर रहे हैं दिल्ली में, जिसमें 12,000 आईसीयू बेड होंगे। 12,000। पिछली बारी हमारे पास 6,000 बेड थे, जिसको हम बढ़ा के 12,000 कर रहे हैं। और ऑक्सीजन के लिए हमने 47 पीएसए प्लांट ऑलरेडी लगा दिए हैं, और काफ़ी सारे प्लांट लग रहे हैं। लगभग 100 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारे अगले महीने के अंत तक हमारे पास तैयार हो जाएगी, जो हमारी इन हाउस कैपेसिटी होगी। दिल्ली के अंदर हमने एक ऑक्सीजन के लिए पॉलिसी भी निकाली है, जिस पॉलिसी के अंदर जो भी लोग अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर ऑक्सीजन बनाने का प्लांट लगाएंगे तो दिल्ली सरकार उसको पैसा देगी। तो हमने सबको इंसेंटिव देने की कोशिश की है, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने आसपास में भी लोगों को 2-3 चीज़ें ज़रूर बताते रहें कि इससे बचाव करना ज़रूरी है। अगर फैल गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो आप लोग ब्रांड एम्बेसडर की तरह से काम कीजिए। आपकी बात सारे मानेंगे, भी ध्यान रखना कि एक डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिक कहता है तो उसकी बात लोग मान लेते हैं। तो आप लोगों को बताते रहिएगा, लोग आपकी बात ज़रूर मानेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं सरकार की ओर से आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।